नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले कोरोना की बात कर लें। दुनिया में अब तक 1,92,00,000 1,92,00,000 19 मिलियन से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। डेथ अब तक पूरी दुनिया में 7,18,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हिंदुस्तान में, इंडिया में 20,30,000 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से। कल का इन्फेक्शन रेट अभी तक जब से कोरोना आया है हिंदुस्तान में सबसे हाईएस्ट था। कल एक दिन में 62,170 62,170 लोग एक दिन में संक्रमित हुए। डेथ कल 899 लोगों की हुई इंडिया में। टोटल डेथ अब तक 41,673 लोगों की हो चुकी है। आशंका यह है, डर यह है कि अब हम लोग धीरे धीरे 1,000 डेथ पर डे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ी फिगर होगी। एक्टिव केसेस अभी इस समय इंडिया में 6,09,686 हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा नंबर है, बड़ा नंबर है। अब आज थोड़ी देर हम लोग बात कर लें। कल एक आरबीआई पॉलिसी आई है। अच्छा, अब आम आदमी को लगता है कि आरबीआई पॉलिसी से मुझे क्या लेना देना। नहीं, मुझे लेना देना है, क्योंकि हम और आप की जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, जो इकॉनमी है, जो आर्थिक है, वो सब चीज़ें इसी से गवर्न होती हैं। वो सेंट्रल बैंक है, वही हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्न करता है। कल क्या हुआ? कल आरबीआई ने कहा है कि रेपो रेट 4% ऐसा है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, ये मिनिमम है। ये रेपो रेट शायद 2000 से जब से शुरू हुआ तब से ये मिनिमम है 4%। अब इसका फ़र्क क्या पड़ा? इसका फ़र्क ये पड़ा कि जो लोन हमारे हैं वो और सस्ते नहीं हुए, जो कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद और सस्ते होंगे। मैं पहले इस जो पॉलिसी से क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, मतलब आप क्या अच्छा देख सकते हैं। लोग कहते हैं मुझसे कि भाई आप अच्छी बात बताया करें, तो अच्छी बात पहले बता दूं। पहली चीज़ यह है कि एफडी रेट और नहीं अभी गिरेंगे, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट एक बड़ा वर्ग शहर में रहने वाला है, गांव वालों के लिए तो नहीं है, मतलब भारत के लिए नहीं है, इंडिया के लिए एफडी रेट बहुत मायने रखता है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग, खास करके वो लोग जो उम्र के 50 के प्लस वाले हैं या रिटायर हो गए हैं, उनको एफडी की ही एक फिक्स्ड आय से ही उनका घर चलता है। तो इसलिए वो बहुत सेंसिटिव हैं। एफडी रेट चेंज नहीं हुआ है। एफडी रेट जितना कम होना था हो चुका है। इस समय एफडी रेट चेंज नहीं होगा। दूसरा, एक बड़ी इसकी जो अच्छी मैं अभी बात कर रहा हूँ, लोन रीस्ट्रक्चरिंग की बात हुई है। लोन रीस्ट्रक्चरिंग अगले शायद दिसंबर तक को आप उसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन उसमें डिस्क्रिशन जो होगा वो आपके बैंक मैनेजर का होगा। आपकी पुरानी पेमेंट को देखते हुए उस पर करेगा। लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग की बात ठीक हुई है, क्योंकि बहुत से लोग इस कोरोना के समय, और इसको उन्होंने केवल व्यापारियों के लिए नहीं किया है, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, हाउसिंग लोन, व्हीकल, मतलब सबके लिए रीस्ट्रक्चरिंग की बात की है, प्रोवाइडेड वो एक कंडीशन ये मानना है कि आपका पास्ट में आपने किस समय पे बाय एंड लार्ज देते रहे हो। तीसरा ये है कि एक इंपॉर्टेंट था, कई लोगों को ये था कि मॉरेटोरियम और बढ़ेगा, क्योंकि पहले तीन महीने का मॉरेटोरियम मिला था कि भाई अगर आप किस्त नहीं दे पा रहे हैं तो 3 महीने तक उससे आपको छूट थी। फिर 3 महीने और बढ़ाया गया 31 अगस्त तक। लेकिन अब की नहीं बढ़ाया, क्योंकि कुछ लोगों का आर्गुमेंट ये था कि अब तो कोरोना और तेज हो गया है, दिक्कतें और बढ़ गई हैं। लेकिन एक जो बैंकिंग सेक्टर था, जो बैंकिंग लॉबी थी, उसका कहना था कि आप अगर मॉरेटोरियम बढ़ाते जाएंगे तो इसमें बहुत से ऐसे लोग जो किस्त दे भी सकते हैं, वो लोग इस समय किस्त नहीं दे रहे हैं, तो इससे नुकसान हो रहा है। और इसीलिए वो रीस्ट्रक्चरिंग जब आई है लोन की, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, अब कोई और मॉरेटोरियम नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, और जो बहुत से लोगों को कभी कभी ज़रूरत पड़ती है वक्त बेवक्त, क्योंकि कभी आपको अगर लोन की ज़रूरत है तो सबसे आसान लोन हो जाता है कि अगर घर में कुछ सोना है तो ले जाके, अब बैंक वाले भी दे रहे हैं। दो पहले मुथूट फाइनेंस और ये सब प्राइवेट कंपनीज थी, लेकिन अब बैंक भी ऑर्गेनाइज हो गया। बैंक ने कहा है कि जो कह ये रहे हैं कि जो ऑफिशियल, मतलब जो सरकारी बैंक हैं, वहाँ पे 90% तक आपकी लोन की वैल्यू का लोन हो जाएगा, उतना पैसा दे सकता है बैंक। पहले 75% था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट अच्छा डेवलपमेंट और भी है कि 50,000 प्लस के जो चेक्स हैं, उसका एक कोई, पहले अगर आपको याद हो 50,000 प्लस के चेक हैं तो आपके पास फ़ोन आता है बैंक से कि भाई आपने इशू किया है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि अगर आप वो चेक करके अपने व्हाट्सएप से भी अगर भेज देंगे तो उसमें एक मतलब एक सेफ्टी मेजर और हो रहा है।
और ऐसा बताया गया है, आंकड़े ये हैं कि 50,000 प्लस के जो चेक हैं वो वॉल्यूम में 20% ऑफ द टोटल चेक्स हैं, वैल्यू में वो टोटल वैल्यू का करीब 80% है। तो एक बड़े उसको एक सेफ्टी मेजर और दे दिया गया है। स्टॉक मार्केट सुधरी है, स्टॉक मार्केट में भारत के लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन इंडिया के लोग उसमें जरूर निवेश करते हैं, तो उनके लिए अच्छी ही खबर है। और एक जो सबसे मेरे हिसाब से जो एक सबसे इस समय थोड़ी संतुष्टि देता है और थोड़ा आपको मतलब कॉन्फिडेंस देता है, वो है इंडिया का फॉरेन रिजर्व्स है। ऑल टाइम हाई 523 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेन रिजर्व्स इस समय इंडिया के पास है। इंडिया की जो करंट इंपोर्ट वैल्यू है उसका करीब 14-15 महीने का इंपोर्ट का हमारे पास रिजर्व है, जो बहुत अच्छा है। दुनिया के शायद हम 5वें देश हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिसके पास इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। एक ज़माने में अगर आपको याद हो, जब हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था, हमारे पास 10-15 दिन का रिजर्व रह गया था। वहाँ से एक लंबा सफ़र हम लोग करके आए हैं। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ इस बार अच्छी बात, एक और चीज़ बता दूं कि हमारे यहाँ बरसात इस बार ठीक हुई है, बारिश बहुत अच्छी हुई है और फसलें अच्छी हैं, तो हमारा जो स्टॉक मतलब जो फूड स्टॉक है वो भी अच्छा रहेगा। अब मैं इसकी खराब पक्ष बता दूं कि जो पॉलिसी में जो खराब वाला पक्ष है, खराब पक्ष यह है कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो इस पॉलिसी पहले बताती थी कि जीडीपी एक्सपेक्टेड ये रहेगा 20-21 का, वो एक फिगर्स देते थे। वो फिगर्स देना इस बार उन्होंने फिगर्स नहीं दिया है। उन्होंने कहा जीडीपी ग्रोथ इज एस्टिमेटेड टू बी नेगेटिव फॉर 2021। अब नेगेटिव मतलब -1, नेगेटिव एक तो 0 से कम रहेगी तो माइनस में रहेगी, तो नेगेटिव मतलब -1 कि -10। हालांकि इस पे आईएमएफ ने एक अपनी आकलन दिया है। आईएमएफ का कहना यह है कि पूरी दुनिया में जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2020 में -4.9 रहेगी, और उसका एस्टिमेट यह आईएमएफ का कि इंडिया में वो जीडीपी ग्रोथ -4.5 रहेगी। वर्ल्ड एवरेज से हम लोग बेटर रहेंगे, ऐसा आईएमएफ कह रहा है। हम और आप रोज की तारीख में क्या महसूस करते हैं, कितना उसकी मार पड़ती है, वो थोड़ा फर्क है, वो तो हम और आप महसूस ही कर सकते हैं। दूसरी एक समस्या ये है कि इन्फ्लेशन इस समय बहुत ज़्यादा है। हालांकि 2 से 6% रखने का टारगेट उनका है, किसी बीच में रखें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तीसरा ये है कि इस समय इंपोर्ट में जैसा वो कह रहे हैं कि जुलाई माह में बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, तो नहीं जून माह में, माफ़ कीजिएगा, जून माह में बहुत ड्रॉप हुआ है, क्योंकि जुलाई के भी फिगर्स नहीं आई हैं। तो इंपोर्ट ड्रॉप होने का मतलब कि हमारी बहुत सी चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट करते हैं या जो हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें बनती हैं उसमें कहीं ना कहीं स्लो हो रहे हैं वो। मेरा जो इसमें 2 में बड़े सवाल, ये तो मैंने आपको एक जनरल बात बता दी, 2 मूल मुद्दे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आप भी इस पर विचार करिएगा और सोचिएगा कि इसका क्या है। 2 चीज़ें हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब ट्रांसपेरेंसी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है? जनरली जो ये सरकार है, सरकार अब बहुत चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं रखना चाहती है। अब जैसे आरबीआई का डेटा आया तो उसमें ये कहा गया कि वो जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव रहेगा, फिक्स्ड, कोई वैल्यू नहीं दी गई, मतलब -4 रहेगा, -3 रहेगा, -2 रहेगा, वो नहीं, एक जनरल टर्म दे दिया गया, नेगेटिव रहेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे कैग, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल के यहां से भी अब कम रिपोर्ट आ रही है, कम लेस ट्रांसपेरेंट है डेटा, सरकार कम रिलीज कर रही है। आपको अगर याद हो कि जो इस बार का बजट आया था, वो बजट में स्पेसिफिक्स नहीं थे, जनरल एक लंबा बजट भाषण था, बहुत लंबा, शायद अभी तक का सबसे लंबा भाषण था, लेकिन स्पेसिफिक्स में नहीं आए थे। जनरल भाषण बहुत था कि ये एरिया में करेंगे, ये करेंगे, कितना करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये बहुत चीज़ें नहीं बताई गई थी। तो ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं कम हो रही है। और एक अभी ताज़ा उदाहरण मैं दे दूं जिससे आपको समझ आ जाएगा। हम सब लोग ये मानते हैं कि चीज़ें और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, RTI या उसी बीच में एक PM केयर फंड नया आ गया, और PM केयर फंड के बारे में यह है कि उसका कुछ भी चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, किसने दिया, किसको दिया, कैसे दिया, कुछ नहीं बताया जाएगा। इसके लिए लोग कोर्ट वोर्ट भी गए हैं, लेकिन वहां से भी कोई रिलीफ नहीं मिली है। तो कहना यह है कि एक जनरल इस समय सरकार की तरफ से कम बताने की प्रवृत्ति है। मैं इसका इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कम नहीं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मुश्किल दिन है तो हमको और आपको, देश को भी पता रहना चाहिए कि भाई आजकल जीडीपी मुश्किल दिन है, इतनी मुश्किल है, इतने दिन बाद ठीक हो जाएगा। अगर आप कुछ नहीं बताते हैं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा असमंजस की स्थिति रहती है। दूसरा जो एक पॉइंट मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग भी इस पर विचार करिए और सोचिए। आप एक चीज़ बताइए कि जो
थोड़े ज़्यादा उम्र के लोग हैं ना, यंगस्टर्स नहीं, आज से 25-30 साल पहले हम लोग एक डॉक्टर के यहाँ जाते थे जो एमबीबीएस डॉक्टर होता था, और वो आपकी सारी मर्ज की दवा वही करता था। वो खांसी से लेके, जुकाम से लेके, पैर दर्द से लेके, सिर दर्द, सारे वही वो करता था। आज आपका क्या ऐसा होता है, आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, बीपी के अलग स्पेशलिस्ट, डायबिटीज़ के अलग स्पेशलिस्ट, लंग्स के अलग स्पेशलिस्ट, मतलब सांस के अलग, इसके हर चीज़ की, किडनी के अलग स्पेशलिस्ट, हार्ट के अलग आप, और उसमें भी सुपर स्पेशलिस्ट हो गए हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जब आप अपने शरीर को इतने सुपर स्पेशलिस्ट के हवाले कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो बेहतर आपका जीवन, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, तो मुझे एक चीज़ जरा आरबीआई में नहीं समझ में आती है। आरबीआई का मैं आपको बता दूं, आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, 25th, और ये हम तब से मान रहे हैं जब 1935 से शुरू हुआ था, जब सेंट्रल बैंक, जब अंग्रेज इसके वो थे, तो पहले 2 तो अंग्रेज थे, उनकी बात छोड़ दीजिए। अभी तक कुल जो 25 गवर्नर आरबीआई के हुए हैं उसमें से 2 अंग्रेज थे, उनको हटा दें। ऑडिट एंड अकाउंट्स जो इसके स्पेशलिस्ट लोग हैं जिनका काम है ये, उसके केवल 2 अफसर हुए हैं। इकोनॉमिस्ट जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, डॉक्टर उर्जित पटेल, इस तरह के जो लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट बोले जाते हैं, जो अर्थशास्त्री बोले जाते हैं, वो बिमल जालान, सी रंगराजन, मतलब इस तरह के जो लोग थे, वो अभी तक 9 हुए हैं। एक व्यक्ति केवल जो आरबीआई जिसने ज्वाइन किया और जिसको कहते हैं कैडर से बढ़ के, मतलब आरबीआई की ही नौकरी से बढ़ते 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 वो गवर्नर तक पहुंचे हैं। लेकिन अब मतलब 25 में से 2 निकाल दीजिए जो अंग्रेज थे, 23 में से 14 लोग ये हैं। 11 बार आईएएस ने आरबीआई की कमान संभाली है। पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड ये चल रहा था कि स्पेशलिस्ट को बुलाया जा रहा था, लेकिन फिर सरकार को ये लगा कि नहीं, ये आईएएस ही इसको बेहतर चलाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आईएएस जर्नलिस्ट है, वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ठीक है, लेकिन आरबीआई का काम बहुत पेचीदा और बहुत ही सुपर स्पेशलिस्ट को मांग करता है, जिसके लिए मेरे हिसाब से कोई स्पेशलिस्ट ही होना चाहिए। क्योंकि मैं एक फिगर और आपको दे रहा हूं इंटरेस्टिंग आरबीआई की। जब मैं इस पर काम कर रहा तो मैंने कहा एक ये भी आपसे शेयर कर लूं। 25 में से 2 निकल गए अंग्रेज, 23 बचे। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि विंध्याचल के नीचे, मतलब जो साउथ इंडिया बोलते हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, ये सब है। मतलब विंध्या से नीचे वाले जो प्रदेश हैं, उसके अभी तक उस 23 में 14 लोग वहां से गवर्नर बने हैं, आरबीआई के गवर्नर। 2-3 बार बंगाल, फिर गुजरात, फिर बिहार का, एक बार एलके झा साहब बिहार के, पंजाब, राजस्थान, एक बार। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं यूपी से आता हूं, यूपी का आज तक कोई गवर्नर नहीं बना है आरबीआई का। और मैं केवल ये भी दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद हम लोगों का उस तरह का इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप लेन देन की बात करिए, फिगर्स की बात करिए, तो ये विंध्यास के नीचे महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में ये चीज़ें ज़्यादा हैं। तो शायद इसी वजह से उन लोग इसके ज़्यादा स्पेशलिस्ट रहे हैं। ये सिर्फ आपके साथ में शेयर कर रहा था कि ये भी एक देखने वाली चीज़ है। जैसे हमारे यहाँ रेल मंत्रालय को लेके बहुत उठापटक पहले नहीं होती थी, लालू, नीतीश, ममता बनर्जी, कमलापत त्रिपाठी, मतलब सब यहाँ वालों को लगता था रेल मिल जाए तब फिर रेल से ही सारी पॉलिटिक्स होगी। दूसरा, मैं इसको इसलिए कह रहा था कि जो स्पेशलिस्ट की बात कर रहा था कि जैसे अभी मुर्मू जी को कल इन्होंने कैग बनाया है। मुर्मू जी कौन है? मुर्मू जी जब हमारे प्रधानमंत्री जी चीफ मिनिस्टर थे तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी गुजरात में हुआ करते थे, उनके बहुत विश्वास पात्र हैं, और इसीलिए उनको कश्मीर भेजा गया था। कश्मीर से एकदम से बुला के उनको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग बना दिया गया है हिंदुस्तान का। मुझे ऐसा लगता है कि कैग की पोजीशन, अच्छा, कैग में 90% ऑफ द केसेस ज़्यादातर यही आईएएस लोग बन रहे हैं, आईएएस या पहले आईसीएस होते थे वो लोग बन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक ऐसी पोजीशन है जहां पे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। वो कोई सीए हो, वो कोई ऑडिट अकाउंट्स का आदमी हो, लेकिन कैग की पोजीशन पे आईएएस का दबदबा कायम रख के आप एक जर्नलिस्ट को वो दे रहे हैं। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, नीति आयोग बना है, तो आप क्यों नहीं इसमें भी बदलाव की ज़रूरत है, जहाँ पे कम से कम आईएएस से अपना मोह निकाल के, उस जो इतना प्रेम है जनरल लोगों को नौकरशाहों से, उनसे अलग हटके किसी स्पेशलिस्ट को ही
अगर कैग बनाया जाएगा तो बेहतर रहेगा। क्योंकि मुर्मू जी की पोस्टिंग से एक चीज़ और नहीं समझ में आई, उनको कश्मीर ले जाया गया था, वो कश्मीर चला रहे थे, कश्मीर से ले आके उनको कैग में डाला गया है। तो क्या कैग के का महत्व ज़्यादा है, जहाँ पे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनका ज़्यादा विश्वास का व्यक्ति रहे बनिस्बत कश्मीर के? ये भी एक क्वेश्चन कुछ कुछ लोगों के जहन में है। कल फिर लाइव में शाम को 5 बजे मुलाकात होगी।